वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस छोटे से सेशन में विल बी डिस्कसिंग सम मोर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन XGMT 2024 एग्जामिनेशन ऑन द स्लॉट 1 दैट गॉट कैंसल्ड। ठीक है, तो टोटल 14 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वांट के, एक DI सेट भी डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग सम मोर क्वांट क्वेश्चंस। टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे, तो ऑलमोस्ट पूरा हमारा कवर अप हो जाएगा क्वांट का सेक्शन। तो एक आइडिया लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए, कैसा डिफिकल्टी लेवल था, और उस हिसाब से हमें अपना प्रिपरेशन पूरा मैनेज करना है। क्लियर है? और ऑलरेडी आई डिस्कस्ड, आई सेड कि स्नैप का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसके क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर अप कर लेना, तो सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। जिन टॉपिक्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया है उनके लिए तो जरूर से कवर अप कर लेना। ठीक है, एडिशनली मैं 20 क्वेश्चंस के 20-25 क्वेश्चंस के मॉक सेपरेटली बना रहा हूँ। 2 मॉक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उनको भी ट्राई कर लेना। और साथ में एडिशनली 2-3 और मॉक अभी बनाएंगे, DI पे भी कुछ सेट्स करेंगे, तो QA और DI वाला काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ टॉपिक्स पे अगर एडिशनली जरूरत पड़ेगा तो एडिशनली कुछ 10-20-50 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एंड दिस इज टेलीग्राम पे, यू कैन कनेक्ट विद मी एट ADITYAKT, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CAT-MBA। ठीक है, और ये जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर मॉक्स एज वेल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसलिए रखा है क्योंकि 14 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन अ लिस्ट ऑफ 7 इंटीजर्स, one integer denoted as x is unknown, the other 6 integers are 24, 10, 4, 8 and 4. If the mean, median and mode of these 7 integers are arranged in increasing order, they form an arithmetic progression. AP फॉर्म करते हैं, the sum of all possible values of x is what? तो मीन, मीडियन और मोड हमारे बना रहे हैं क्या, एक AP फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले सारे के सारे जो नंबर्स हमारे गिवन है, डेटा जो गिवन है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तभी मीडियन पता लगा सकते हैं उसका। 6 नंबर्स गिवन है, एक तो गिवन ही नहीं है, तो एक्स के बारे में हमें नहीं पता, उसको एक सेपरेटली लिख देते हैं। बाकी नंबर्स है 4, 4, 4, देन 8, 10 एंड 20। टोटल 7 नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं इन टोटल। तो जो मीडियन है, मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी, जब एक बार अरेंज कर लिया, मीडियन विल बी 4th नंबर, अरेंजमेंट के बाद में 4th नंबर होगा। इज दैट क्लियर? अभी जो 6 नंबर्स है उनमें 4th नंबर पे आ रहा है 8, बट हमें नहीं पता कि x हमारा कहां पे आएगा। तो अगर इफ x इज लेस देन 8, लेस देन और इक्वल टू 8, तो अगर x हमारा लेस देन 8 होगा, तो इन दैट केस अगर लेस देन 8 है, ठीक है, 3 केसेस होंगे, इफ x इज लेस देन 8, तब फिर जो हमारा मीडियन है दैट विल बी इक्वल टू x। इफ x इज इक्वल टू 8, तब तो मीडियन अपना 8 ही रहेगा। एंड इफ x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 साथ में ही रख लो, तब भी हमारा मीडियन 8 ही रहने वाला है। इज दैट क्लियर? तो x अगर लेस देन 8 है तो उस केस में मीडियन हमारा x आएगा। इज दैट मच क्लियर? मीडियन के बारे में बात होगी। मोड के बारे में बात करते हैं। मोड क्या होगा, मोड दैट नंबर विच इज अकरिंग विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से अपना आ रहा है 4। अब अगर हमारा x 8 के बराबर भी हो जाएगा, तब भी एट द मैक्स 8 हमारा 2 ही बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो डेफिनेटली मोड तो फिक्स्ड है हमारा, मोड 4 है, मोड इज 4। और जब हम मीन की वैल्यू निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे इन सारे नंबर्स का, तो एवरेज 4 से ज्यादा ही आने वाला है, तो एवरेज डेफिनेटली 4 से बड़ा होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा हुआ, हो गया मोड। AP में नंबर्स है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 4 एंड दैट इज मोड। मीडियन और मीन के बारे में हमें पता नहीं, ठीक है, बट ये पता है कि समहाउ वो एक AP फॉर्म करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि AP में लार्जेस्ट नंबर हमारा मीन हो, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि लार्जेस्ट नंबर हमारा मीडियन हो। वो केस टू केस बेसिस पे होगा, अभी उसको सॉल्व करेंगे। ये क्लियर है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा मोड होगा, दैट इज इक्वल टू 4। इन सबका सम कितना आएगा, 4 + 4 + 4 12 + 8 20 + 30 50। 50 सम आ रहा है, 50 और प्लस x करोगे, दिस डिवाइडेड बाई 7, दिस विल बी अवर वैल्यू ऑफ मीन। मीन हमारा आ गया 50 + x डिवाइडेड बाई 7। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक इंटीजर ही होने वाला हो, ये एक नॉन इंटीजर वैल्यू भी हमारी पॉसिबल है। ओके, एक सेकेंड आगे क्यों बढ़ गए। तो 50 + x बाई 7 इज अवर मीन। अब केस क्या बन सकता है, अगर x हमारा लेस देन 8 है, थिंक अबाउट इट, अगर x हमारा लेस देन 8 है, x अगर इक्वल टू 0 होता है, लेट अस से, है तो एक इंटीजर है, वन इंटीजर डिनोटेड एज x, ठीक है, x अगर हमारा लेट अस से इंटीजर दिया है, पॉजिटिव इंटीजर भी इनफैक्ट नहीं गिवन है यहाँ पे, तो x हमारा अगर हम 0 मान लें फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हमारा मीन की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, 50/7 आ जाने वाली है। 50/7 विच इज 7 पॉइंट समथिंग,
7 पॉइंट समथिंग आएगा, इजंट इट सो? और डेफिनेटली उस केस में हमारा जो मीडियन है वो कितना है, मीडियन 4 हो जाएगा। तो अगर एक्स हमारा 0 है, ठीक है, तो उस केस में मीडियन हमारा 4 हो जाने वाला है। कहानी गड़बड़ हो रही है। या एक्स अगर लेस देन 4 है तो उस केस में मोड भी 4 है और मीडियन भी 4 है, तो एपी नहीं फॉर्म होगी हमारी, क्योंकि मीन 4 नहीं आने वाला। तो एक्स लेस देन 4 तो नहीं हो सकता, ये वाला केस इज नॉट पॉसिबल, एनपी यानी नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज कि एक्स हमारा 4 से लेके 8 के बीच में हो, एक्स 4 से लेके 8 के बीच में हो, और अगर ऐसा है तो उस केस में हमें पता है कि मोड इज 4, मीडियन इज 8, मीडियन 8 होगा, सॉरी मीडियन एक्स होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी मीडियन हमारा एक्स होगा। और मीन हमारा कितना आने वाला है, 50 प्लस एक्स बाई 7 है, 50 बाई 7 इज 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 से लेके 8 के बीच में ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी, 7 8 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है, ठीक है। और एक्स हमारा लेट अस से एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 7 आ रहा है वैल्यू, ठीक है, मीन हमारा 7 आ रहा है, बट एक्स हमारा मीडियन है, पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि मीडियन को 4 से बड़ा होना पड़ेगा, या एक्स इक्वल टू 1 पे 1 4 7 7 एग्जैक्टली वैल्यू आती तो काम चल जाता, ठीक है, कि मीडियन हमारा, मीडियन एक्स थोड़ी होता है उस केस में, मीडियन एक्स 4 से बड़ा है, एक्स क्या कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, 4 से बड़ा है तो 4 तो नहीं है, ठीक है, 4 पे काम नहीं करेगा, 4 5 6 7 क्या कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पे, थिंक अबाउट इट, या किसी वैल्यू के लिए हमारा मीन मीडियन मोड एपी में आ पाएंगे, क्योंकि जो मीन है हमारा दैट विल बी बिटवीन 54/7 एंड 58/7 सेकेंड वाले केस में, यानी कि 7 एंड 5/7 से लेके 8 एंड 2/7 तक रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या वैल्यू है, और मीडियन आने वाला है एक्स। तो क्या ये एपी में हो पाएंगे कभी भी, थिंक अबाउट इट, कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर हमारा एक्स इक्वल टू 5 हुआ तब अल्टीमेटली क्या है, जब हमारा एक्स एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि मीडियन एक इंटीजर वैल्यू है, तो मीन भी तो इंटीजर आना चाहिए ना। मीन इंटीजर कब आ सकता है, सिर्फ तब आ सकता है जबकि एग्जैक्टली 8 हो हमारा मीन, इसके बीच में 8 ही तो इकलौता इंटीजर है, और 8 हमारा इंटीजर वैल्यू होगा, और अगर 8 आ रहा है तो एक्स इक्वल टू 6 पे आएगा, यानी कि 4 हमारा मोड हो, मीडियन 6 हो और मीन 8 हो। दिस इज वन पॉसिबल केस, क्या ये बात समझ पा रहे हो? और यही अकेला केस आएगा 4 से लेके 8 के बीच में। सेकंड केस बनेगा, थर्ड केस बनेगा हमारा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, इक्वल टू 8 पे भी और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 8। अब जब एक्स ग्रेटर देन 8 है तो मोड तो हमारा 4 है, पक्की बात है, और मीडियन हमारा 8 है, ये भी पक्की बात है, और अगर 4 और 8 ये पक्की बात है, और फिर हमारा जो मीन है दैट विल बी ग्रेटर देन 8, तो एपी में बनेंगे तो 4 8 नेक्स्ट नंबर शुड बी 12, यानी कि मीन हमारा 12 होना चाहिए, यानी कि यहां से भी हमें एक्स की सिर्फ एक वैल्यू मिलने वाली है, ऑलरेडी हमें एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 6 मिल चुका है, अब यहां से भी हमें एक्स का कोई एक वैल्यू मिलेगा, इज दैट क्लियर, ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 विल बी इक्वल टू 12, तो 50 प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 84, तो एक्स विल बी 34, एक्स इक्वल टू 6 मिल गया है, एक्स इक्वल टू 34 मिल गया, तो हमारे पास एक्स के लिए दो वैल्यूज पॉसिबल है, 6 एंड 34, टोटल हो गया सम हमारा 40, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is consider the 5 points comprising the vertices of a square and the intersection point of its diagonals. How many triangles can be formed using these points? There are total 5 points. 4 are vertices of the square and fifth is the intersection point of the diagonal. And we have to find triangles. How many triangles can be formed? 5 points है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी 5C3, 5 में से 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और उससे एक ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे। प्रॉब्लम क्या आएगा, ट्राइंगल कब नहीं बनेगा, कोई भी 3 पॉइंट्स होंगे ट्राइंगल हमेशा बनेगा, सिर्फ तब नहीं बनेगा, सिर्फ तब नहीं बनेगा व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हेन पॉइंट्स आर इन अ सेम लाइन, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो बस उन केसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जबकि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और वो केसेस कौन कौन से होंगे, एक तो केस ये हुआ व्हेन ऑल 3 पॉइंट्स आर इन वन डायगोनल, सेकंड केस ये हुआ व्हेन ऑल 3 पॉइंट्स आर इन अदर डायगोनल, तो 2 केसेस होंगे जबकि हमारा ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 5C3 - 2, दिस विल बी 10 - 2 एंड हेंस 8 विल बी द आंसर। क्लियर? अच्छा, पीएनसी पे मैंने पूरा एक सेशन बनाया हुआ है, एक तो स्नैप का जो प्लेलिस्ट है वो जरूर चेक कर लेना,
उसमें हर एक टॉपिक पे जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से एक आइडिया लगेगा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। सेकेंडली पीएनसी पे एक और सेशन बनाया है जो जैट के टाइम पे मैंने बनाया था, उसका भी मैं लिंक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा एक्सएमटी की, तो वहाँ से उसको भी चेकआउट कर लेना अगर तुमने अब तक पीएनसी या प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टच नहीं किया, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली समझा नहीं है तो, क्योंकि एग्जाम में ये ध्यान रखना क्वेश्चंस बहुत ही डुएबल आए हैं इस सेक्शन में, देख ही पा रहे हो, और अगर कोई टॉपिक मिस कर दोगे तो संभव डेफिनेटली लॉस में रहोगे। तो किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, जो भी डुएबल क्वेश्चन है उसको ज़रूर से ज़रूर हमें अटेम्प्ट करना है, उसको छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में। और वो तभी कर पाओगे जबकि तुमने उस टॉपिक को अपना जो बेसिक्स है वो कवर अप किया होगा। तो ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। कहीं और से भी करना है तो कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी मैंने भी सेशन डाला हुआ तो उसका मैं प्लेलिस्ट में लिंक कर दूंगा, बट मेक श्योर कि हर एक टॉपिक को कवर अप करो, ये ज़रूर करना है। सिमिलरली चाहे वो वीआरसी में बात करें, वीएलआर में बात करें, तो वहाँ पे भी देख लेना कि सिनोनिम एंटोनिम और जो भी टॉपिक्स है वो सब तुम्हारे कवर अप हो, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन जब इजी आते हैं तो वहाँ पे हम स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी गलती मत करना कि हम चलो अलजेब्रा का ये पोर्शन छोड़ देते हैं या इसको छोड़ देते हैं उसको छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ दोगे तो छूट जाएगा हाथ से जो पकड़ना चाहते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। Question number 17. In a colored picture of blue and yellow color is used in the ratio 4:3. If in the upper half blue is to yellow, blue और yellow का जो रेशियो है that is 2:3, तो लोअर हाफ में रेशियो क्या होगा ब्लू और येलो का, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। टोटल पिक्चर में हमें पता है ब्लू और येलो का जो रेशियो है दैट इज 4:3, तो टोटल में तो कहानी पता है हमको, ओवरऑल ब्लू इज टू येलो इज 4:3, और इसमें एक है हमने अपना अपर हाफ UH लिख दिया और एक है लोअर हाफ। अपर हाफ में भी रेशियो पता है हमको दैट इज 2:3, लोअर हाफ में नहीं पता है कि क्या होगा, वही तो क्वेश्चन में निकालना है। क्लियर है। 4+7 कितना आ रहा है, 4+3 आ रहा है 7 यूनिट्स, एंड 2+3 इज 5 यूनिट्स। अब जब तक चीजें कंपेरेबल नहीं होंगी तब तक हम उनको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते रेशियो में, इस बात को तो ये तो कंफर्टेबल होगा, पता होगा ये बात, अगर नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इनको कंपेरेबल बनाना है, यानी कि इक्वल बनाना पड़ेगा। बट हमारा जो ऊपर वाला प्रोपोर्शन है ब्लू और येलो, ये तो टोटल पिक्चर में है, और ये अपर हाफ और लोअर हाफ है, ये हाफ हाफ प्रोपोर्शन में है और ये पूरा कंप्लीट वन है। तो पहले तो इक्वल करते हैं, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज 7 दिस इज 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया मल्टीप्लाई 7 से, अब ये बराबर हो गए। लेकिन बराबर नहीं रखना है, नीचे वाला पोर्शन हाफ है और ये पूरा का पूरा 1 है यानी डबल है, इसका डबल है, तो ऊपर वाले को 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। 2 से एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्लू और येलो का रेशियो क्या आ गया, अब प्रॉपर से एक बार फिर से लिखते हैं, ब्लू और येलो का रेशियो कंप्लीट में रेशियो आ रहा है 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 10 × 4 ब्लू हो जाएगा 40, और 10 × 3 येलो हो जाएगा 30, और अपर हाफ में रेशियो आएगा 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 2 14, और 7 × 3 21, तो लोअर हाफ में बची हुई वैल्यू होगी 14 सब्ट्रैक्ट करो 40 में से आएगा 26, 21 सब्ट्रैक्ट करो 30 में से आएगा 9, तो आंसर होगा 26:9। ये रेशियो है ब्लू और येलो का। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, लास्ट में ऑर्डर चेंज कर देगा, ब्लू और येलो की जगह येलो और ब्लू कर देगा, तो इस खेल को याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और गलती नहीं करना है। यहाँ पे तो ऑर्डर सेम है बट कभी ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। 26:9 आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन भी देखो दोनों के हिसाब से दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट वाले इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का लैंग्वेज यही था, बट प्रॉबेबली शायद एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ डिफरेंट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना कि एग्जैक्टली लैंग्वेज क्वेश्चन का क्या था, क्या कुछ और क्वेश्चन था, ठीक है। पॉलीगन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया था, द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड x यूनिट्स इज 10x स्क्वायर यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स इन रेडियस इज एन इंटीजर, हाउ मेनी सच पॉलीगॉन्स वुड बी देयर। एरिया गिवन है, क्या है, x यूनिट्स का साइड लेंथ है, एरिया है 10x, एडिशनली गिवन है हमको लेंथ ऑफ द इन रेडियस इज एन इंटीजर, तो हाउ मेनी सच पॉलीगॉन्स वुड बी देयर। अब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर यानी कि सारी की सारी साइड्स इक्वल है, तो रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालेंगे हम। एक चीज तो पक्का है, कोई भी पॉलीगॉन है तो हमारा n जो है यानी नंबर ऑफ साइड्स है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मिनिमम ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो लेट्स से हम पेंटागन बना लें एग्जांपल के लिए समझने के लिए। ओके, अब पेंटागन में एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया, यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें हर एक साइड पे, तो क्योंकि ये सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी इक्वल होगी, दीज लेंथ्स विल आल्सो बी इक्वल, इजंट इट सो। क्या ये बात समझ पा रहे हो। और ये जो परपेंडिकुलर है अल्टीमेटली ये इन रेडियस ही तो होगा, अगर नहीं समझ रहे हो तो जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा।
ठीक है, अभी मेरा एक तो बिल्कुल प्रॉपर स्केल में नहीं बना है, तो अजीब सा सर्कल बनेगा, बट एक्चुअल में रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये प्रॉपर सर्कल एक बन जाएगा, और उसका जो इन रेडियस है यही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू आर, और साइड लेंथ एक्स है, एक्स है। ठीक है, अब देखो हर एक पोर्शन को देखो, तो ये क्या है, ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हर एक साइड से ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो हमने पूरे के पूरे एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। टोटल कितने ट्रायंगल्स बने, 5 साइड्स हैं तो 5 ट्रायंगल्स बने, 5 साइड्स हैं तो 5 ट्रायंगल्स बने, लेकिन अगर n साइड्स होती तो n ट्रायंगल्स बनते। और हर एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस है x तो 1/2 इंटू एक्स इंटू परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू r। तो दिस विल बी एरिया ऑफ द पॉलीगॉन। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, दिस विल बी एरिया ऑफ द पॉलीगॉन एंड दैट इज इक्वल टू 10x। x से x कैंसिल आउट हो गया, सो n इज नंबर ऑफ साइड्स, इन रेडियस इज r, तो n इंटू आर इज इक्वल टू 2 चला गया उधर 20। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। खतरनाक सा जो दिखने वाला सवाल था, क्योंकि सवाल अगर जब तक इस पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे या नहीं समझोगे तो ये सवाल बड़ा खतरनाक लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। एक सिंपल इक्वेशन बन गई, n इंटू आर इज इक्वल टू 20। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमें क्या पता है, हमको ये पता है कि n तो पक्का इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होगा ऑब्वियसली, और ग्रेटर देन 3 भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। सेकेंडली इन रेडियस जो है r इज ऑल्सो एन इंटीजर, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ऑब्वियसली क्योंकि मेजरमेंट है। तो n और r ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, यानी कि 20 के फैक्टर्स होंगे, कुल मिला के 20 के फैक्टर्स होंगे, और n को 3 से बड़ा होना है, तो n मिनिमम कितना, 3 के बराबर भी हो सकता है, बट अगर n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा हमको r का, नहीं मिलेगा, r इंटीजर नहीं मिलेगा ना, r 20/3 हो जाएगा, बट 20/3 नहीं रख सकते क्योंकि इन रेडियस को भी इंटीजर होना है, तो 3 पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। 4 रखोगे तो 5 हो जाएगा r, 5 रखोगे तो 4 हो जाएगा r, 6 पे कोई नहीं मिलेगा, 7 पे नहीं मिलेगा क्योंकि फैक्टर्स ही नहीं है। अगला फैक्टर आएगा हमारा 10, 10 पे r विल बी इक्वल टू 2, 20 पे r विल बी इक्वल टू 1, और इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। तो 4 सॉल्यूशंस हमको मिले, 4 सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी सच पॉलीगॉन्स विल बी देयर, तो अगर 4 सॉल्यूशंस मिले हैं तो 4 पॉलीगॉन्स, 4 सच पॉलीगॉन्स विल बी देयर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो एक बढ़िया सा सवाल है, अच्छा सवाल है, और एग्जाम में डेफिनेटली ये सवाल फंसाता अगर पहले से ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बट आई बिलीव कि अब तुमको पॉलीगॉन का एरिया का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया इन रेडियस से कैसे कनेक्टेड है एरिया। ठीक है, सो इन जनरल अगर हम बात करें, सो कभी भी अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल में, पॉलीगॉन में, तो पॉलीगॉन का एरिया अगर इन रेडियस के टर्म्स में बात करें, सो दिस विल बी इक्वल टू पेरीमीटर है, ये सारे के सारा जो n इंटू एक्स है ये क्या है, दिस इज पेरीमीटर। ठीक है, n इंटू एक्स हमारा पेरीमीटर है पॉलीगॉन का। तो पेरीमीटर को अगर p से रिप्रेजेंट करें तो एरिया विल बी 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू इन रेडियस, इंटू इन रेडियस। इज दैट क्लियर? ठीक है, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो कि मिले और हमने डिस्कस किए। आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर सेशन पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आया तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रह गया तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। ठीक है, और ऐसे ही सेशन हम लगातार करते रहेंगे। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो और नहीं आएंगे, ठीक है, ईक्यू पे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग सेपरेटली, बाकी प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे, क्वांट में भी और डीआई में भी, टिल द एग्जाम। So that's all in this session, and you can connect with me on Telegram at ADITYKT and join the Telegram group. Bye bye, take care.